मुस्लिम समाज में जो आंदोलन हुए उसके आखिरी दौर पर हम थे और हमने जो सबसे बड़ा प्रमुख प्रगतिशील आंदोलन है मुसलमानों का, उसका जिक्र किया था। सर सैयद अहमद खान और उनका जो आंदोलन है उसका अलीगढ़ था, इसलिए अलीगढ़ के नाम से वो जाना जाता है, अलीगढ़ आंदोलन के नाम से। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों की प्रगति के लिए, मुस्लिम समाज की प्रगति के लिए पाश्चात्य जीवन मूल्यों और शिक्षा पर जोर दिया था। और लेकिन इस दौड़ में वो इतने आगे निकल गए कि आगे चलकर इसके लिए उन्होंने अंग्रेजों की मेहरबानी जरूरी समझी और इसके लिए वे अंग्रेजों की उन तमाम नीतियों के समर्थक हो गए जो कहीं ना कहीं भारत राष्ट्र के खिलाफ थी। और इस तरह से वो हिंदू मुस्लिम एकता के खिलाफ हो गए और आगे चलकर वो सब चीजें पैदा हुई जिन्होंने हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को ही नहीं बढ़ाया, बल्कि सांप्रदायिकता के आधार पर देश के विभाजन की भी भूमिका तैयार की। तो सर सैयद अहमद खान के बाद जो एक और बड़ा आंदोलन है वो देवबंद स्कूल है, दारुल उलूम भी इसे कहते हैं, और इसकी स्थापना 1866 में हुई थी। देवबंद जो यूपी में सहारनपुर के पास है, वहां इसकी स्थापना हुई थी। इसके जो संस्थापक थे उसमें मोहम्मद कासिम नानोतवी और राशिद गंगोही, दो लोग प्रमुख हैं। इसमें जो हमें ध्यान रखने की बात है वो ये है कि यह आंदोलन भी एक तरह से मुस्लिम कट्टरपंथी उलेमाओं का आंदोलन था। इसका जो लक्ष्य था वो ये था कि कुरान और हदीस का मुसलमानों में ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करना और विदेशियों और गैर मुसलमानों के खिलाफ जिहाद शुरू करना। जिहाद आप जानते हैं, जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध को। तो क्योंकि ये कट्टरपंथी आंदोलन था इसलिए इसने कुरान और हदीस पर जोर दिया और इसके साथ ही जो भी मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं उनके खिलाफ भी, विदेशी यानी कि ब्रिटिश सरकार और अंग्रेज जो भी थे उन सब के खिलाफ इसने जिहाद यानी कि धर्म युद्ध करने की घोषणा की थी। सबसे प्रमुख बात जो आपको याद रखनी है, मुस्लिम धर्म सुधार का जो पूरा मूवमेंट है उसके अंदर ही जो दो धड़े हैं, एक प्रगतिशील धड़ा है और एक कट्टरपंथी धड़ा है। तो ये जो देवबंद स्कूल है जो एक कट्टरपंथी उलेमाओं का आंदोलन था, इसने क्योंकि सर सैयद अहमद खान के समाज सुधार संबंधी जो प्रयास थे और जो तर्क थे और जो विचार थे उनका इसने विरोध किया। आपको ध्यान रखने की जो बात है जिस पर प्रश्न पूछा जा सकता है, बड़े सवाल भी आप लिखते हैं तो आपके दिमाग में स्पष्ट होना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान के विचारों का विरोध किया था देवबंद स्कूल ने और राजनीतिक रूप से कांग्रेस की स्थापना अभी हो रही थी 1885 में, उसका इसने स्वागत किया था। इसने इस्लामी सिद्धांतों और भारतीय राष्ट्रवाद में समन्वय बिठाने की कोशिश की थी जो बहुत बड़ी बात थी और आगे चलकर इसी की लीक पर इसी की बात को आगे बढ़ाया था और उस संस्था का नाम था जमातुल उलेमा। तो ये थे देवबंद के, ये अपने धर्म और समाज के क्षेत्र में कट्टरपंथी होते हुए भी राजनीतिक तौर पर ये हिंदुस्तान की आजादी का समर्थन करते हैं और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रवादी विचार का अनुसरण करते हैं। अब हिंदुस्तान एक बहुधर्मी समाज है, बहुत सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं, इसलिए जब हम समाज सुधार की बात करते हैं हम उन तमाम संप्रदायों और समाजों की बात करेंगे जो यहाँ रहते हैं। हमने भी मोटे मोटे तौर पर देखा हिंदू धर्म समाज में क्या क्या सुधार हुए और फिर हमने देखा मुस्लिम धर्म में क्या क्या सुधार हुए और अब बहुत छोटी संख्या में ही सही, लेकिन यहाँ पारसी धर्म के लोग रहते थे और आप लोग जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं वो जानते हैं कि इन पारसियों का हिंदुस्तान की आर्थिक प्रगति में बहुत बड़ा योगदान था और राष्ट्रीय आंदोलन में भी इन्होंने भाग लिया था। तो इनके समाज में भी एक ऐसा दौर है जब अंग्रेज थे तब हिंदुस्तान के लगभग सभी संप्रदायों, सभी समाजों में
विकृतियां, बुराइयां आई हुई हैं। तो पारसी धर्म में भी जब सब तरफ धर्म और समाज सुधार की बात हो रही थी, तो पारसी धर्म में भी इसके अनुयायियों ने सुधार की कोशिश की। इसके जो प्रमुख सुधारक हैं पारसी धर्म के, उनमें हम जो नाम ले सकते हैं प्रमुखता से, वर्धोनजी नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को आप जानते हैं, कांग्रेस में बहुत सक्रिय रहे। और एस बंगाली, ये 3-4 नाम जिन्होंने प्रमुखता से पारसी धर्म में सुधार की बात करी। और इनकी जो संस्था है जिसने सुधार को आगे बढ़ाया, उस संस्था का नाम है रहनुमाई मजदा यास्नान सभा। ये आपके याद रखने की बात है, क्योंकि पारसी धर्म एकमात्र छोटा समुदाय है और उसने भी अपना बनाई समाज सुधार के लिए, तो इस पर सवाल आ सकता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। इसकी स्थापना 1851 में हुई थी। और जब हम कोई भी संस्था बनती है तो एक इतिहास के विद्यार्थी का सबसे पहले ये जानने का होना चाहिए कि उस संस्था के पीछे उद्देश्य क्या था। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदू समाज में सुधार हो रहा है तो वो भी अपनी प्राचीन परंपराओं की तरफ देख रहा है। मुस्लिम समाज में सुधार हो रहा है तो वो भी अपना प्राचीन अतीत जो कुछ उसका धर्म के नाम पर है उसकी तरफ देख रहा है। उसी तरह से पारसी सुधार आंदोलन है, तो पारसियों ने भी, इन सुधारकों ने भी प्राचीन जो पारसी धर्म है पुनर्स्थापना पर जोर दिया और अन्य धर्मों पारसी महिलाओं में शिक्षा के प्रसार पर जोर दिया। और इनके यहाँ पर्दा प्रथा थी, इन्होंने पर्दा प्रथा का विरोध किया। और आप देख रहे हैं लगातार हम 2-3 बार बात कर चुके हैं, ये जो समाज सुधार है, ये समाज सुधारों का बड़ा हथियार इन समाज सुधारकों ने समाचार को बनाया। तो इन्होंने भी, पारसियों ने भी एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था रास्त गोफ्तार। इस पे सवाल बन सकता है, आप इसको याद रखें। रास्त गोफ्तार पत्रिका के माध्यम से पारसियों ने अपने जो समाज में बुराइयां थी उन्हें सुधारने की कोशिश की। और शिक्षा, हालांकि ये प्रगतिशील माना जाता है, ज्यादा ये लोग पिछड़े हुए नहीं थे, फिर भी जैसी भी स्थिति इनकी थी उससे आगे आने के लिए इन्होंने अपना संगठन बनाया। और जैसा कि सभी समाजों में महिलाओं की स्थिति खराब थी, इन्होंने भी अपने समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए कोशिश की। अब पारसी सुधार आंदोलन के बाद जो एक बड़ा संप्रदाय है हिंदुस्तान में, वो सिखों का है। और सिखों ने भी अपने सुधार के लिए, अपने समाज में सुधार के लिए काम किया। तो सिख एक प्रमुख समाज हमारे यहाँ बनकर उभरा। आप मध्यकाल से इसको पढ़ते हैं कि किस तरह हिंदुस्तान की राजनीति में इसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। तो सिख धर्म में सुधार के लिए जो संस्था बनी उसको हम सिंह सभा कहते हैं। और इस सिंह सभा ने जो आंदोलन चलाया उसी के नाम पर इसको सिंह सभा आंदोलन कहते हैं। इस सिंह सभा की स्थापना अमृतसर में हुई थी 1873 में। और अब जो हमको समझना चाहिए, देखना चाहिए, वो ये है कि सिख सुधार के लिए ये जो सभा बनी, इसका उद्देश्य क्या था। तो इसमें हमको बहुत पर्टिकुलर है कि ये कैसे दूसरों से अलग करती है, दूसरे संप्रदायों से ये संस्था। आधुनिक पाश्चात्य शिक्षा की उपलब्धता। अभी तक आपने देखा ज्यादातर मुस्लिम संगठनों ने पाश्चात्य शिक्षा का विरोध किया है, लेकिन सिख ये समझ रहे हैं, जान रहे हैं कि अगर उनको प्रगति करनी है तो उनको जो नई पश्चिमी शिक्षा वो हमारे समुदाय के, यानी कि सिख समुदाय के लोगों को ज्यादा से ज्यादा उपलब्ध हो। और 2 महत्वपूर्ण चीजें जिसके लिए सिंह सभा ने काम किया, जो आपको याद रखनी है। देखिए, एक वो विरोध करते हैं ईसाई मिशनरियों का, क्योंकि ईसाई मिशनरियों का जो मकसद है वो है हिंदुस्तान में किसी भी तरीके से लालच देकर, प्रलोभन देकर, सेवा करके ईसाई धर्म का प्रचार करना। तो ये जो सिखों का है, ये कहता है कि ये जो ईसाई मिशनरीज धर्म परिवर्तन के लिए काम कर रहे हैं, इसका विरोध करना, यानी कि ये रोका जाना चाहिए। और जो रूढ़िवादी हिंदू है उनका भी इन्होंने विरोध किया।
तो ये दो बातें हमें यहाँ याद रखनी है, सिख सुधार को लेकर ईसाई मिशनरियों का विरोध और रूढ़िवादी हिंदुओं के विरुद्ध संघर्ष करना, ताकि ये जो कट्टरता है जो उनके खिलाफ जाती है वो उसका सामना कर सके। एक और जो सिख सुधार की प्रमुख बात है वह है खालसा स्कूलों की स्थापना करना, यानी कि सिखों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्कूल स्थापित हों जिसमें वे पाश्चात्य शिक्षा के साथ साथ सिख धर्म की भी शिक्षा दे सके। एक और बहुत कॉमन शब्द आप सुनते आए होंगे इतिहास के विद्यार्थी, अकाली आंदोलन। अकाली आंदोलन की सिख धर्म में महत्वपूर्ण भूमिका रखी है। इसको मैंने स्पष्ट करने के लिए ब्रैकेट में लिख दिया है, आप समझ जाएं, ताकि गुरुद्वारा सुधार आंदोलन से संबंध है कि अकाली आंदोलन का, यानी कि जो सिखों के गुरुद्वारा होते थे, जो धर्म स्थल होते थे, वहां का प्रबंधन सरकारी व्यक्तियों के हाथ में होता था और उनमें बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार था। तो इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, सरकारी तंत्र को खत्म में जो व्याप्त बुराइयां थी उनको खत्म करने के लिए सिखों ने एक आंदोलन चलाया था जिसे अकाली आंदोलन कहते हैं। तो ये अकाली आंदोलन जब सिंह सभा के साथ मिला, इसका हिस्सा बना, तो इसने सिंह सभा के सुधार आंदोलन को गति दी, यानी कि वो जो काम कर रहा था उसको स्पीड मिली, वह और सक्रिय हुआ। और ये जो पूरा अकाली आंदोलन और सिख सुधार आंदोलन है, ये इनके जो गुरु हैं, 10 गुरु आप जानते हैं, उनके सिद्धांतों के अनुकूल इनका विचार, उसका प्रचार प्रसार करना था और उन्हीं प्रथाओं को ये मान्यता देता था जो इनके सिख गुरु शिक्षाओं के अनुकूल होती थी। इसका एक प्रमुख उद्देश्य, जैसा कि मैंने बताया, गुरुद्वारा जो प्रबंधन है जिसमें बहुत भ्रष्टाचार था उसको समाप्त करने का इसका मकसद बन गया। और इसके आंदोलन से, इसकी कोशिशों से आगे चलकर सरकार ने 1922 में सिख गुरुद्वारा एक्ट पारित किया और इस एक्ट के आधार पर फिर दूसरा एक और अधिनियम आया और उस अधिनियम के आधार पर इसी में संशोधन किया गया था। दरअसल अलग अधिनियम नहीं था 1922 का, और इस अधिनियम के आधार पर जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को सौंप दिया गया था। तो ये बात हमको याद रखने की है कि यहीं से ये जो सिखों की अलग समिति है, धर्म का प्रबंधन करने की समिति, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, 1925 में सरकार ने गुरुद्वारों का प्रबंधन इस समिति को, यानी कि सिखों को सौंप दिया गया। और इस तरह से इनका जो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन था वो एक सफलता की मंजिल तक पहुंचा। और दूसरी बड़ी बात यह है जो हमको ध्यान रखनी चाहिए सिख सुधार आंदोलन को लेकर, कि यह अपने स्वरूप, अपनी प्रकृति में एक गैर सांप्रदायिक आंदोलन था। ये जैसे बाकी बहुत सारे संगठनों में हमने देखा वो सांप्रदायिकता फैलाने की बात होती है, कट्टरता की बात होती है, तो ये कट्टरता सिख धर्म में हमको देखने को नहीं मिलती है। और इसने सिखों ने बड़े पैमाने पर इनकी संस्था ने वो, क्योंकि ये दौर वैसा दौर है जब हिंदुस्तान में साथ के साथ राष्ट्रीय आंदोलन भी जोर पकड़ रहा है, तो राष्ट्रीय आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, उसका समर्थन करने के लिए, उसको मजबूत करने के लिए भी सिख सुधार आंदोलन ने बड़ी भूमिका निभाई। तो इस तरह से ये हम कुछ प्रमुख धर्मों के सुधार आंदोलन है उनको देखते हैं, लेकिन एक ऐसा संप्रदाय भी है, एक ऐसी कमेटी भी है, एक ऐसी समिति भी है जिसका किसी भी धर्म से संबंध नहीं है, जो पाश्चात्य लोगों ने, पश्चिमी लोगों ने बनाई, लेकिन जिसका मकसद था हिंदू धर्म की बात करना, हिंदू धर्म के सुधार की बात करना, उसके दर्शन की बात करना। और राजनीतिक इतिहास को लेकर आपने ये बात सुनी हुई है, आप जानते हैं, थियोसॉफिकल सोसाइटी इसका नाम है। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में हुई थी और इसके संस्थापक जो थे वो मैडम ब्लावेटस्की और M.A. सलकार थे। तो इसको आपको याद रखना है कि इसके संस्थापक कौन थे और कहाँ इसकी स्थापना हुई थी। अमेरिका में इसकी स्थापना हुई थी
और 1875 में अमेरिका में स्थापना के बाद इस संस्था का केंद्र 1882 में अड्यार, जो मद्रास के पास एक जगह है, वहां स्थानांतरित कर दिया गया था। ये थियोसॉफिकल सोसाइटी का बैकग्राउंड है, स्थापना की बात है। अब इसकी जो मूल अवधारणाएं हैं, मूल विचार हैं, वो हम अगर उन पर निगाह डालें तो हम देखते हैं कि इस संस्था का भारतीय संस्कृति और दर्शन में बहुत आस्था थी, और भारतीय दर्शन में भी खास तौर से जो उपनिषद है, यानी कि वेदों के बाद का जो काल है, उस पर इसका ज्यादा जोर रहा। और जो हिंदुस्तान की का षड दर्शन है, जिसमें दर्शन के 6 हिस्से बताए गए हैं, उस दर्शन पर भी इसका बहुत जोर रहा। इसने उसका अध्ययन किया, उसका प्रचार प्रसार किया। और कर्नल अर्काट के बाद एनी बेसेंट का नाम आपने बहुत सुना है। आगे भी हम जब भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ेंगे तो बहुत बड़े आंदोलन के साथ एनी बेसेंट जुड़ी हुई थी। तो कर्नल अर्काट के बाद एनी बेसेंट ने इसकी अध्यक्षता की और इस आंदोलन को संभाला। वे भारत तो पहले ही आ गई थी 1893 में, लेकिन 1907 में वे थियोसॉफिकल सोसाइटी की अध्यक्ष बनी और उसने इस सोसाइटी का जो भी दर्शन था, सिद्धांत था, उसका पूरा प्रचार प्रसार करके इसका हिंदुस्तान में फैलाने की इसे कोशिश की। एनी बेसेंट के प्रभाव से और एनी बेसेंट की कोशिशों से ही बनारस में 1915 में सेंट्रल हिंदू स्कूल, क्योंकि ये थियोसॉफिकल सोसाइटी पश्चिम के लोगों की होने के बावजूद इसकी जो आस्था है, इसका जो विश्वास है, वो हिंदू धर्म में है, प्राचीन हिंदू धर्म में। इसलिए और ये शिक्षा के प्रसार को भी जरूरी समझते हैं, इसलिए एनी बेसेंट ने 1915 में बनारस में जो सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की थी, आपको याद रहे, आप जानते होंगे, यही जो हिंदू स्कूल की बना था, यही 1915 में जाकर आज भी जो विद्यमान है बीएचयू के छोटे नाम से, जिसे हम जानते हैं, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से स्थापित हुआ, और जिसकी स्थापना में मदन मोहन मालवीय की निर्णायक भूमिका थी। तो शिक्षा के प्रसार के लिए इसने काम किया, लेकिन इसकी खामी की तरफ अगर हम ध्यान दें तो ये है कि इसका प्रभाव बहुत सीमित रहा। जो भारत में जो लोग काम कर रहे थे पश्चिमी, क्योंकि इसके जो काम करने वाले लोग थे वो भी पश्चिम के थे, तो इसका सीमित प्रभाव था। लेकिन इसका फायदा ये मिला, जो हम कहते हैं ना, कुछ चीज का प्रभाव कम होता है लेकिन हमको बताने के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो हमने बताया कि भाई देखो, हमारी संस्कृति इतनी महान है, हम इतने अच्छे धर्म से संबंधित है कि दूसरे देशों के लोग भी आकर उससे प्रभावित होकर उसका अनुसरण कर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो इस तरह की ये जो इसका प्रभाव कम होने के बावजूद भारतीयों का आत्मबल बढ़ाने में, उनका मनोबल बढ़ाने में, उनके अंदर ये गौरव की भावना पैदा करने में कि हम बिल्कुल इतने हीन नहीं हैं जितनी अंग्रेज कहते हैं, हम में भी कुछ है जिसको पश्चिम के लोग भी सीख रहे हैं। सब कुछ ऐसा नहीं है कि सब हम ही हमको सीखना है, तुम भी कुछ सीखो हमसे। तो ये वाली भावना में बड़ी मदद की थियोसॉफिकल सोसाइटी ने, और इसकी वजह से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने में भी इस संस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो मोटे मोटे रूप से जो खास खास बातें हैं, जो प्रमुख प्रमुख संस्थाएं हैं, उनका हमने यहाँ जिक्र किया, उनकी कुछ प्रमुख बातों को भी बताया। इसमें हम बहुत सारा कर सकते थे, लेकिन अब इससे ज्यादा 3 से ज्यादा क्या लेक्चर रखते, इसलिए संक्षेप में हमने खास खास उन तथ्यों पर ध्यान दिया जो आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो अब ये जो जितना कुछ हमने पढ़ा, उसका हमने अभी तक पढ़ा कि कौन सी संस्थाएं, कौन से समाज और क्या क्या सुधार हुए। लेकिन अब इसमें से जो निकलकर बनता है, एक अलग से हम ये भी देख लें कि ये सब जो इतनी लंबी प्रक्रिया चली, हम ये कहें कि कुछ 18वीं शताब्दी के आखिर का समय हम मान लें, तो पूरी 19वीं शताब्दी मुख्य रूप से समाज और धार्मिक सुधार आंदोलनों की रही। तो ये
इनसे प्रभावित होकर या इनके प्रभाव से या ब्रिटिश सरकार ने कौन कौन से कानून बनाए। तो सबसे पहला कानून की अगर हम बात करें तो बाल हत्या जब हम कहते हैं तो यहाँ कन्या भ्रूण हत्या और कन्या शिशु हत्या से इसका संबंध है। तो ये इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2 कानून बनाए अंग्रेज सरकार ने। 1795 में एक बनाया और फिर उसी को और मॉडिफाई किया 1804 में। तो आप सब जानते हैं कि कन्या भ्रूण हत्या हिंदुस्तान में कब से चली आ रही है, तो और कब से बेचारे अंग्रेज और हमारे समाज सुधारक इसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। ही कानून 1795 में बाल हत्या के खिलाफ लाया गया था। और दूसरा कानून जो हमने बात भी की थी राजा राम मोहन राय की बात करते वक्त, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया 1829 में। और फिर आपने देखा कि रानाडे और दूसरे सुधारक जो काम कर रहे थे उसकी वजह से 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह। इसमें ध्यान रखने की बात यह है कि हिंदुओं की जो बाल विधवा हो जाती थी, सती प्रथा, ये सब चीजें आप जानते हैं, इनका रिपीटेशन करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सती प्रथा थी उस पर प्रतिबंध लगाकर और विधवाओं को फिर से विवाह करने की कानूनी इजाजत देना एक बहुत बड़ी सफलता थी हिंदुस्तान में हिंदू समाज को सुधारने के लिए। और फिर सम्मति आयु अधिनियम है। सम्मति आयु अधिनियम का मतलब ये है कि जो विवाह के लिए सम्मति, मतलब इसका मतलब है कि विवाह की आयु, कन्या के विवाह की आयु बढ़ाने के लिए इसको 12 वर्ष किया गया था। और फिर ये बहुत प्रसिद्ध है, आप जानते हैं शारदा एक्ट को 1930 में यानी कि 20वीं शताब्दी में ये आया था। इसके माध्यम से लंबी लड़ाई के बाद हमारे समाज सुधारकों ने बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए ब्रिटिश सरकार के द्वारा कानून पारित करने में सफलता प्राप्त की थी। इसमें यह था कि लड़के की आयु कम से कम 18 बरस होनी चाहिए और लड़की की आयु 14 बरस होनी चाहिए। उससे पहले अगर विवाह करते हैं तो वो कानूनी होगा। ये सब चीजें हैं, बहुत सारी चीजें जो हमने देखी और इनसे हम ये अनुमान लगा सकते हैं, अभी हमारे पास टाइम है, कि किस तरह से 1930 में बाल विवाह के लिए कानून आता है, लेकिन अभी 21वीं शताब्दी में भी हम बाल विवाह से जूझ रहे हैं। आप देखते हैं हर साल आखती जाती है, तो हमारी जो कोशिश होती है वो सरकार की ये कोशिश होती है कि बाल विवाह ना हो। तो इससे एक बड़ा जो समझने की बात ये है कि कानून और समाज में कितना डिफरेंस है। आप जो कानून से प्रतिबंध लगाना चाहते हैं वो हकीकत में समाज उसको एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है, और अगर नहीं करता है तो उसके पीछे क्या कारण है, और हम उन कारणों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक ये कानून सफल नहीं होंगे। तो ये जो इतनी सारी चीजें हमने देखी, हिंदू समाज में सुधार, मुस्लिम समाज में सुधार, पारसी समाज में सुधार, सिख समाज में सुधार, और थियोसॉफिकल सोसाइटी एक जो अलग जगह से आई, अलग सिद्धांत लेकर आई, अलग फॉर्मूला लेकर आई, और फिर अंग्रेजों के साथ मिलकर, क्योंकि हमारे यहाँ इस दौरान जो शासन है वो विदेशी शासन है। विदेशी शासन अपने हिसाब से चीजों को देख रहा है, अपने हिसाब से समाज को देख रहा है, वो करेगा जिसमें उसका भला पहले हो। और हमारे समाज सुधारक जो ये देख रहे हैं कि हम एक ऐसी सत्ता के अधीन है जहां का समाज कुछ आगे है, प्रोग्रेसिव है, अलग है, लोकतांत्रिक है, समानता पर आधारित है, स्वतंत्रता पर आधारित है, तो हमारे समाज बुद्धिजीवी जो है समाज सुधारक उसको देखकर अपने समाज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो पूरी प्रक्रिया है इसमें हमने देखा कि 2 तरह के समाज सुधारक है। एक वे है जो प्रगतिवादी है, जो पश्चिमी प्रभाव से, पश्चिमी तरीके से, पश्चिमी संस्थाओं के विचारों, मूल्यों के आधार पर अपने समाज का नवनिर्माण करना चाहते हैं। और दूसरे वे लोग हैं जो केवल अपना जो पुराना है उसको फिर से रिवाइव करके, उसको फिर से पुनर्जीवित करके
उसी पैटर्न पर नया समाज बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से ये जो पूरा समाज सुधार है, इसमें दो धाराएं चलती हैं, और इन धाराओं के आधार पर हम अगर इसकी समीक्षा करें तो हम ये देखें कि इससे हमें क्या मिला। अपन जो बड़ा सवाल लिखते हैं परीक्षा, विश्वविद्यालय की परीक्षा के हिसाब से, तो हमें इसका क्रिटिकल एनालिसिस पता होना चाहिए कि समाज सुधार की समीक्षा हम कैसे करेंगे, इसके क्या परिणाम हुए, इसका क्या महत्व है, इसने हमको क्या दिया, या ये बिल्कुल वरदान साबित हुआ, या इसमें भी कुछ खामियां थी। तो इतिहास का विद्यार्थी होने के नाते एक समालोचना हमको करनी चाहिए। तो अगर हम इसके परिणाम देखें, महत्व देखें, समालोचना करें, तो हम ये पाते हैं कि ये जो इतना जो हमारा समाज ठहरा हुआ था, जो मध्यकालीन अवस्था में जी रहा था, जिसमें एक से बढ़कर एक विकृतियां आ गई थी, जिसमें हम बाल विवाह को ले लें, सती प्रथा को ले लें, विधवा विवाह पर रोक को ले लें, एक बंगाल में कई अंग्रेजों ने अध्ययन किया और कई भारतीयों ने भी लिखा, एक आदमी को 200-200 300-300 पत्नियां होती थी। और ऐसा कहते हैं कि कई बार तो ऐसा होता था कि वो जो पत्नी कई बार तो अपने पति की शक्ल ही नहीं देख पाती थी और वो मर जाता था और वो विधवा हो जाती थी, और फिर जब वो विधवा हो गई तो उसकी जिंदगी खत्म, उसको उसके साथ सती होना है। तो इतनी जटिल सामाजिक व्यवस्था में इतनी सारी चीजें कि औरत का कोई वजूद नहीं है, समाज में शिक्षा का अभाव है, जो कुछ है उसमें हम संतुष्ट हैं, जाति व्यवस्था इतनी रिजिड है कि उसके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता, कुछ जातियों का वर्चस्व है, कुछ जो जातियों से कह दिया कि आप सेवा के लिए बने हुए हैं। ये टाइम कैसे हो गया? सवाल रह गए हैं, कितना टाइम है? तो इस धर्म सुधार आंदोलन से हमें ये फायदा हुआ कि हमारे बुद्धिजीवियों ने, हमारे विचारकों ने मानववाद और तर्क अवधारणा को हमारे समाज में स्थापित किया। यानी कि उन्होंने कहा कि गुरु आप ठीक है जो भी कर रहे हो, पैदा होते ही बच्चे को मार रहे हो, बड़ा होने के बाद आदमी के साथ जला रहे हो, विधवाओं का शोषण अमानवीय स्थिति तक है, इस सब को दूर करो, आंखें खोलो अपनी, देखो कि तुम क्या कर रहे हो धर्म के नाम पर, परंपरा के नाम पर। तो एक मानववादी भावना से इन समाज सुधारकों ने अपील की, तर्क दिए, तर्क वितर्क किया कि देखो पश्चिम में कैसा होता है, हम क्यों मारे, हम क्यों जाति व्यवस्था माने, इंसान बराबर है, सब लोग बराबर है। तो इस तरह की जो बातें हमने पुनर्जागरण में हमने पढ़ी थी, यूरोप में ये सब बातें हुई थी 14वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी में, यानी कि 500 साल बाद हमारे लोग यहाँ से जागृत कर रहे हैं। हालांकि भक्ति आंदोलन में भी ये सब हुआ था लेकिन वो चला नहीं। तो ये मानववाद और तर्कवाद की अवधारणा का विकास करने का श्रेय हमारे सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन को है। इन्होंने ही समाज में स्वतंत्रता की बात की, समानता की बात की, चाहे वो स्त्रियों की समानता हो, चाहे नीचे की जातियों की समानता हो, पिछड़े वर्ग की समानता हो। ज्योतिबा फुले का आपने देखा कि उन्होंने कितना बड़ा मिशन लिया और पिछड़ी जातियों को, दलित जातियों को आगे लाने की उस समाज में बात की, जो समाज कहता था कि इस समाज में तो कुछ लोग ब्रह्मा के सिर से पैदा हुए हैं, कुछ भुजाओं से पैदा हुए हैं, कुछ जंघाओं से पैदा हुए हैं, उनको कोई चुनौती नहीं दे सकता। ऐसे धर्म शास्त्रों की स्थापना के खिलाफ हमारे धर्म सुधारकों ने आवाज उठाई और उनकी मान्यताएं, उनकी बातें धीरे धीरे समाज में जाने लगी। सामाजिक कुरीतियां तो थी ही इतनी सारी, हमने बात की, उनके खिलाफ उनका पहला संघर्ष था और हमको पुनर्विचार करने के लिए उन्होंने बाध्य किया कि हम सोचें कि हमारी संस्कृति में, हमारे जीवन में, हमारे समाज में, हमारे धर्म में जो गुथा हुआ है समाज और धर्म, उसको अलग अलग करके हम सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो ये सब जो बातें कर रहे थे समाज सुधारक,
इससे इन सब चीजों ने हमारे यहाँ राष्ट्रीय चेतना के विकास में भी बल दिया। लोगों की एकता है, मानववाद है, ये सब चीजें कहीं ना कहीं जाकर एक राष्ट्र के रूप में जागृति और एक बेहतर राष्ट्र बनाने की हमारी जो संकल्पना थी उसको मजबूत करने की तरफ हमारे इन सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों ने हमें बढ़ाया। और अभी हमने देखा कानून सरसरी निगाह में हमने देखे कि इन्हीं समाज सुधार आंदोलनों की वजह से इतने सारे कानून, भले ही वो अपनी प्राथमिक अवस्था में थे, भले ही उनका प्रभाव वैसा ना रहा हो, लेकिन फिर भी वो हमारी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थे जो सैद्धांतिक रूप से हमारी स्थापित मान्यता को क्वेश्चन करते थे, उनको उनके सामने उनको चुनौती देते थे और उससे धीरे धीरे एक छोटे तबके में ही सही बदलाव की बात होने लगी। और एक हम ये कह सकते हैं कि ये जो समाज सुधार आंदोलन थे इनकी एक नकारात्मक प्रभाव हम कहें या एक सीमित संकुचित दृष्टिकोण कहें या एक नुकसानदायक एस्पेक्ट ये था कि इन सब धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलनों ने अपनी अपनी जड़ें अपनी संस्कृति में ढूंढने की कोशिश की, अपने अतीत में ढूंढने की कोशिश की। उसका परिणाम ये हुआ कि सब सिर्फ अपने अतीत से जाकर जुड़े, सिर्फ अपनी परंपराओं से जाकर जुड़े। आपने देखा पारसियों ने अपना किया, हिंदुओं ने अपना किया, मुसलमानों ने अपना किया, सिखों ने अपना किया। तो कहीं कहीं इस देश की जो विविधतामय संस्कृति थी उसके बजाय ये आंदोलन अपने अपने समाजों से सीमित हो गए और इसने कहीं ना कहीं आगे चलकर 20वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में सांप्रदायिकता को बढ़ाने में भी मदद की। तो ये कुछ प्रमुख बातें हैं जिसमें हमको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन को देखना है। बहुत सारे सवाल इसमें बनते हैं जो आपकी परीक्षा की तैयारी के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत सारे सवाल मैंने 2 दिन पहले भी लिखवाए हैं। कुछ और महत्वपूर्ण सवाल हैं। अभी हमारे पास 5 मिनट है, आप लिखना शुरू करें तो हम इन सवालों को पूरा कर लेंगे। कोई सवाल कोई बात हो तो आप चैट बॉक्स में डाल दें, कोई परेशानी हो। शुरू करें, सवाल लिखवाएं। कुछ बहुत आसान सवाल हैं, कुछ ऐसे सवाल हैं जिससे आपको दिमागी कसरत हो, थोड़ी किताबें पलटें आप भी। लिखिए, सती प्रथा समर्थक, ध्यान से सुनना, सती प्रथा समर्थक और ब्रह्म समाज विरोधी संगठन का नाम बताइए। सती प्रथा समर्थक और ब्रह्म समाज विरोधी संगठन का नाम बताना है आपको। और जितने बच्चे आप सवाल सोल्व करते हैं सब कमेंट बॉक्स में डाला करें, ऐसे नहीं कि एक डाल देता है बाकी फिर निश्चिंत हो जाते हैं। फिर लिखिए, सती प्रथा विरोधी कानून किसके समय में आया था? यानी कि उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कहां और कब स्थापित किया था? अब एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो बड़ी परीक्षाओं में भी पूछा जा सकता है और छोटी में भी। गांधी के साथ रहे और फिर उनसे अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट। कल परसों हमने इसकी डिटेल में बात की थी। गांधी के साथ रहे और उनसे अलग होकर आत्मसम्मान आंदोलन किसने चलाया था? एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत से बाहर किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई थी? भारत से बाहर किस धर्म सुधारक की मृत्यु हुई थी? वहाबी आंदोलन का
मुख्य केंद्र कौन सा शहर था? एक और महत्वपूर्ण सवाल है, जिनको सवाल याद, जवाब अभी याद है, वो अभी अपने चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल किसे समर्पित किया गया है? कन्याकुमारी का रॉक मेमोरियल। नेक्स्ट है, भारत का 19वीं सदी का पुनर्जागरण किस वर्ग तक सीमित रहा? इसको हमने थोड़ा डिस्कस नहीं किया। भारत का 19वीं सदी का पुनर्जागरण या सुधार आंदोलन किस वर्ग तक सीमित रहा? एक और महत्वपूर्ण सवाल है, किसने महिलाओं के लिए वामा बोधिनी पत्रिका निकाली थी? नव हिंदूवाद का प्रतिनिधि किसे कहा जाता है? स्वधर्म, स्वराज्य, स्वदेशी, स्वभाषा का नारा किसने दिया था? स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेशी का नारा किसने दिया था? भारतीय राष्ट्रीयता का आध्यात्मिक पिता किसने किसको कहा था? किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद के बराबर मानते थे? टाइम हो गया, खत्म होने वाला है। मैं थोड़ी देर में आपको वीडियो डाल दूंगी, उसको सुन के आप सवाल लिख लेंगे। दोबारा फिर सुन ले, किस आंदोलन के नेता अपने आप को हजरत मोहम्मद के बराबर मान